तुला राशि के जातक जो कि सौंदर्य से, धन धान्य से, ललित कलाओं से, प्रेम से परिपूर्ण हैं और जो हर चीज को बैलेंस करना जानते हैं। आपकी राशि का जो चिन्ह है वो है तराजू। हर चीज तोल मोल कर, शब्द तोल मोल कर, धन तोल मोल कर, भावनाएं तोल मोल कर, इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि पृथ्वी पर धन का, वैभव का, सौंदर्य का, रिश्तों का बैलेंस कैसे बना करके रखना है। अगर मैं ऐसा कहूं कि इस यूनिवर्स में तारतम्य को बनाने वाले, इस यूनिवर्स में जो अप्स एंड डाउन है उनको बैलेंस रखने वाले अगर कोई हैं, जो सब को जैसे तैसे जोड़ कर रखते हैं, कोई गुस्से वाला है उसको भी पकड़ के रखेंगे, कोई शांत है उसको भी पकड़ के रखेंगे और दोनों को मिलाएंगे, वो है तुला राशि के जातक। तो ऐसे सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी, बहुत सारी ललित कलाओं से परिपूर्ण तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारी वीडियोस आपको मिलते रहे। आज बात करेंगे कैसा रहेगा पूरा वर्ष 2026 तुला राशि के लिए। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से थोड़ा लेट हो गया वीडियो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जब हम वर्षफल की बात करते हैं तो हम 4 बड़े ग्रहों की बात करते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक, लंबी अवधि तक एक ही घर में रहते हैं और ये 4 बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। बाकी जो 5 ग्रह हैं उनका मूवमेंट रहेगा और उनका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि ये 4 ग्रह बहुत लंबे समय तक लगभग एक जैसे इम्पैक्ट्स देते हैं, इसलिए हम किसी भी वर्ष के वर्षफल को मुख्य रूप से इनके थ्रू, इनके द्वारा, इनकी दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि तुला राशि के 5वें घर में पंचम भाव में है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग, पूर्व जन्म के पुण्य और हमारे जीवन का पूर्ण उत्थान है। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी ये मेजर प्लैनेट्स हैं वो जिन नक्षत्रों में रहेंगे, क्योंकि उनके अनुरूप फल देंगे, तो कौन सा प्लैनेट कब किस नक्षत्र में जा रहा है, कब आ रहा है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मैं डेट्स सबकी आपको दूंगी और कौन से नक्षत्र में रहते हुए कौन सा प्लैनेट कैसा इंपैक्ट देगा वो भी आपको बताऊंगी। तो राहु की बात करें तो राहु 1 अगस्त तक शतभिषा नक्षत्र में है। राहु कुंभ राशि में रहते हुए अपने खुद के घर में है। कुंभ राशि का स्वामित्व शनि के साथ साथ राहु के पास भी है। अपने घर में कोई भी ग्रह बहुत शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है, कंफर्टेबल होता है। आप अपने घर में कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, बिल्कुल उतना ही कंफर्टेबल कोई ग्रह अपने घर में फील करता है। अब जब वो अपने ही नक्षत्र में हो, राहु अपने ही नक्षत्र में है शतभिषा में, शतभिषा का स्वामित्व राहु के पास है। शतभिषा 100 डॉक्टर्स, इसका जो चिन्ह है शतभिषा का वो है वरुण देव। एक हाथ में औषधि और दूसरे हाथ में सोमरस लेकर के घुटनों तक जल में खड़े हुए हैं। वरुण देव वर्षा को दिखाते हैं, वर्षा सुख देती है। जो औषधियां हैं वो इस बात को सिंबलाइज करती हैं कि हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स, 100 वैद्यों के द्वारा औषधियों से आपके जीवन की हर समस्या का निवारण, वो चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, दैहिक हो, तामसिक हो, कुछ भी हो। 5वां घर विद्या, बुद्धि और संतान है। संतान के जीवन में जो समस्याएं थी उनका निवारण होगा। उनको जो घाव दिए थे समय ने, वो चाहे उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, उनमें हीलिंग मिलेगी, उन पर ठंडा लेप लगेगा। लेकिन शतभिषा साथ साथ सोमरस को भी दिखाता है। सोमरस नशा है। नशा सिर्फ
शराब का नहीं है, सिर्फ ड्रग्स का नहीं है, नशा दौलत का, नशा सौंदर्य का, नशा ताकत का, नशा अपने अहम का। तो ये एक ऐसा समय है जो आपके प्रेम प्रसंगों में, आपकी संतान के साथ और आपके एजुकेशन में आपको गुरूर दे सकता है, घमंड दे सकता है, उससे बचिएगा। उसके बाद 2 अगस्त से 4 दिसंबर तक राहु धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वो मंगल है, जो प्लैनेट है वो मंगल है, और उसके जो देवता हैं वो 8 वसु हैं। इसका जो सिंबल है वो शिव का मृदंग, मृदंग सिम्फनी को दिखाता है, तारतम्य को दिखाता है जीवन में। अगेन एक ऐसा चीज कि जहां कुछ कनेक्शंस टूट गए हैं उनको जुड़ने को दिखाता है। मृदंग बजाना मतलब चीजों को लय में लाना वापस। लेकिन कुछ लोग इसको, क्योंकि ये रुद्र का मृदंग है और देवता मंगल है, तो युद्ध के रूप में भी देखते हैं। ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली स्थिति है। धनिष्ठा जब राहु में होगा या राहु धनिष्ठा में होगा, बहुत सारा सुख, बहुत सारा वैभव, बहुत सारी वर्ल्डली प्लेजर्स, बहुत सारा शो ऑफ, समाज में बहुत ऊंचा रुतबा ये देगा। लेकिन कभी कभी हम मृदंग बजा के क्या करते हैं, अपने अंदर के शोर को शांत करने के लिए बाहर के शोर में चले जाते हैं। लिखिएगा जरूर, दिस इज माय डीप रिसर्च। ऐसे लोग अंदर से खोखले हो जाते हैं, बाहर की दुनिया में सुख ढूंढते ढूंढते अंदर की दुनिया का सुख खो देते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं, बहुत लोनली हो जाते हैं। 2 लोग जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिनका नेटल मून धनिष्ठा नक्षत्र में था। पहली प्रिंसेस डायना, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, और दूसरी मार्लिन मुनरो। दोनों का जीवन बाहर से बहुत मीडिया कवरेज, सुंदर शो ऑफ, लेकिन अंदर से बेहद अकेलापन, बिल्कुल खोखला जीवन था दोनों का अंदर से। तो राहु जब धनिष्ठा में आएगा तो क्या करेगा कि आपको बाहर की शो ऑफ में, बाहर के चकाचौंध में इतना ज्यादा उलझा देगा कि अंदर की शांति आपसे छीन कर ले जाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप राहु को अपने मन पर कितना हावी होने देते हैं। अपने बच्चों को अपने सीने से लगा करके रखिएगा, कोशिश कीजिएगा उनके सुख और दुख आप शेयर कर सकें। उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, उसको सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर हम उनको दुत्कारेंगे तो बाहर वाले पुचकारेंगे और उसका फायदा उठाकर ले जाएंगे। क्योंकि धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो कि इस लोनलीनेस को टॉर्चर बना देता है लोगों के लिए। वो अंदर से इतने अकेले, इतने खोखले हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया में नेम एंड फेम, बाहर की दुनिया में शो ऑफ, शो बिजनेस ढूंढते ढूंढते खुद को खो बैठते हैं। दोनों ने खो बैठा था अपने आप को, डायना ने भी और मार्लिन मुनरो ने भी। जहां जहां इनकी दृष्टियां रहेंगी मैं उनका जिक्र करूंगी। राहु की पंचम दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर। जब तक राहु शतभिषा में रहेगा 1 अगस्त तक, तब तक हीलिंग देगा भाग्य में, और उसके बाद जब धनिष्ठा में आ जाएगा तो आपको एकाकीपन की तरफ लेकर के जाएगा। आपका भाग्य वैसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि रहेगी 11वें भाव पर, जहां बृहस्पति हैं और केतु हैं। ये एक अच्छी स्थिति है कि राहु की दृष्टि जब बृहस्पति पर होगी तो बृहस्पति चीजों को बैलेंस करेगा, केतु भी चीजों को बैलेंस करेगा। वो एक ऐसा समय होगा जब धन का आगमन होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि 11वां भाव लाभेश है, आगमन चीजों का, धन का, इच्छा पूर्ति का दिखाता है। तो जो सप्तम दृष्टि है राहु की, या कहिए केतु और बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि राहु पर है, कैसे भी देख लीजिए, वो चीजों को बैलेंस करेगी, चीजों को कंट्रोल करेगी। वो आपको आउट ऑफ द वे नहीं जाने देगी, वो आपको बरगलाने नहीं देगी, वो आपको बहकने नहीं देगी। नवम दृष्टि यहां रह करके राहु की प्रथम भाव पर है। प्रथम भाव हम खुद है, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा शरीर। राहु जब शतभिषा में होगा
1 अगस्त तक ड्रीम लैंड में ले जाएगा, बहुत सपने दिखाएगा। हालांकि राहु की एक अच्छी बात यह है कि जो सपने दिखाता है उनको पूरा करने की शक्ति भी देता है, रास्ते भी दिखाता है। बाद में जब धनिष्ठा में रहेगा तो वही बाहर के चकाचौंध अंदर के अकेलेपन की तरफ लेके जाएगी आपको, क्योंकि प्रथम भाव कौन है? हम खुद हैं, हमारा दिमाग है, हमारा दिल है। ऐसे में अपने आप को धरातल पर रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसकी रेमेडी साथ साथ बता रही हूँ, हर घर की, हर ग्रह की रेमेडी साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहली बात, दुर्गा पूजा किसी भी रूप में कीजिए। दूसरी बात, घर में एक कपूर जलाइए। और तीसरी बात, जो भी आपका निम्न वर्ग है, जो गरीब हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो लोअर वर्क्स करते हैं, उन सबको जितना डोनेशंस दे सकते हैं डोनेशन दीजिए और उनके साथ सम्मान से पेश आइए, सम्मान से पेश आइए। यदि आप ऐसा करते तो राहु आपको बुरे फल देने से बचा लेगा। बात करें शनि की, जो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। शनि मीन राशि में है यहाँ पर। जब शनि यहाँ मीन राशि में होंगे तो क्या होगा कि मीन युग का अंत दिखाती है। आखिरी राशि है ना हमारे राशि मंडल की। सबसे पहली मेष है जो बिगिनिंग दिखाती है और मीन एंड। तो ये सांसारिक रूप से अगर मैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो भी एक युग का अंत, एक सिस्टम का अंत, एक वर्ल्ड ऑर्डर का अंत। अगर आपके जीवन की बात करूं तो डरा नहीं रही हूं, कोई ऐसा सिस्टम जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं था, आप अब उसका अंत कर पाएंगे। आप में हिम्मत होगी, ताकत होगी उसको ना कहने की। वो कई बार ऐसा होता है कि हम, 6ठा घर रोग ऋण और शत्रु का घर है और शनि यहाँ, देखिए तुला के लिए तो शनि वैसे भी कारक और 6ठे घर में तो पूर्ण कारक। रोग ऋण और शत्रु का नाश करेंगे जबरदस्त तरीके से, लेकिन शत्रु खूब होंगे इस समय, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा दम लगा देंगे आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। शनि मीन में है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्तर भाद्रपद में, पहले मैं राशि को डिस्कस करूंगी, बाद में नक्षत्र को। शनि जब मीन में होंगे, मीन जल राशि है और स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति एक बहुत आध्यात्मिक ग्रह है। जब शनि जैसा प्रैक्टिकल ग्रह, शनि जैसा वृद्ध ग्रह, शनि जैसा कठोर न्याय प्रिय, कठोर मेहनत कराने वाला ग्रह मीन राशि में होगा, जल की राशि में, अंतिम राशि में, बृहस्पति की राशि में, तो पूर्ण न्याय करेगा जी, ठोक बजा के। जिन लोगों को आप बहुत समय से टॉलरेट कर रहे थे, उनकी बदतमीजियों को, उनकी गलतियों को, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, कहीं भी हो, या कुछ रिश्ते जो आपको लगता था इन्हें हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, इन्हें तो झेलना ही पड़ेगा, नाउ यू विल से अ बिग नो टू दैट, बिग नो, कि नहीं, आर या पार, अब और नहीं। इसके बदले में जो हमसे छीनना है छीन लो, जो ले जाना है ले जाओ, रिश्ता तोड़ना है तोड़ दो। और ये वो लोग थे जो किसी ना किसी रूप में आपका नुकसान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि 6ठा भाव रोग ऋण और शत्रु का घर है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी बाजू में बहुत सारे सांप लिपटे होते हैं, जिन्हें हम अपना समझ करके दूध पिलाते रहते हैं। 2026 में जब तक इसका अंत आएगा, उन सांपों की पहचान हो जाएगी और आप उनका फन कुचल देंगे बहुत बेदर्दी के साथ, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। जब शनि न्याय पर आते तो शनि जैसा न्याय कोई कर नहीं सकता। बहुत लंबी बीमारियों से छुटकारा, आप बहुत अवेकंड हो जाएंगे अपनी हेल्थ को लेकर। अगर आपके पास कोई कर्जे थे उनसे छुटकारा होगा। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो आयु और मृत्यु का घर है। ये आपको दीर्घायु देगा और आपको समझाएगा कि देखो भाई, सारी दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। जब तक ये शरीर है तभी तक सब कुछ है। उठो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिसिन प्रॉपरली लो, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको मेडिटेशन की तरफ लेकर के जाएगा, क्योंकि 8वां भाव योग है, सिद्धि है, मेडिटेशन है। और शनि आपको लेकर के जाएगा, वहां आपको समझाएगा कि देखो, लंबा जीना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि जब तक जियो तब तक अच्छे जियो। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है। शनि बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं।
एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस वर्ष में आपके जीवन में हो जाएगा। लिखिएगा ज़रूर, मैं ये बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत रिसर्च करके कह रही हूँ। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी आप पता नहीं कितने सालों से उम्मीद कर रहे थे, इच्छा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब हिम्मत आएगी और वो हिम्मत देंगे राहु और शनि मिलकर के। आप अड़ जाएंगे, माय वे और हाईवे जो न्यायपूर्ण है उसके लिए आप शस्त्र उठा लेंगे, उसके लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे और उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने जीवन में ला करके रहेंगे, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करेंगे, एक पुनर्जीवन, एक नया जीवन आपको मिलेगा, एक ऐसा जीवन जिसकी चाहत बरसों से थी। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी है, अस्पताल है, विदेश है। शनि उत्तर भाद्रपद में है। उत्तर भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो चार पाए को दिखाता है, चारपाई के, बेड के चार पाए। कुछ लोग इसको मृत्युशैया के चार पाए भी मानते हैं। उत्तर भाद्रपद का जो स्वामी है वो है अहिर्बुधन्य। ये एक नाग है, एक नाग देवता है जो 2.5 कुंडली लगा करके समुद्र की गहराइयों में रहता है। इसके लिए जो शब्द पाराशर ऋषि ने प्रयोग किया है वो है बुद्धिमान पुरुष, धैर्यवान पुरुष। तो बड़ी पेशेंस के साथ आप अब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और जिन निर्णयों पर आप पहुंचेंगे ना उन पर कभी पछतावा नहीं होगा जिंदगी में, क्योंकि बड़े ठंडे दिमाग से सोच समझकर, कैलकुलेशन करके, एनालिसिस करके तब आप निर्णयों पर पहुंचेंगे। वो निर्णय चाहे जिंदगी से किसी को निकाल फेंकने के बारे में हो, चाहे नया जीवन शुरू करने के बारे में हो, या कोई बहुत बड़ा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन करने के बारे में हो। अहिर्बुधन्य बदले के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत शांति से बैठ करके धैर्य से इंतजार करते हैं और वक्त आने पर बदला लेते हैं। ये समय ऐसा है जब आप बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के अपने शत्रुओं पर वार करेंगे। जरूरी नहीं है वो वार शस्त्र से ही हो, वो शब्दों से हो सकता है, वो परिस्थितियों से तो हो सकता है, बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन बख्शना, फॉरगिवनेस नहीं हो पाएगी आपसे। क्यों? जबकि बदला लेना आपके चरित्र में नहीं है, आपकी हैबिट में नहीं है, आपके कैरेक्टर में नहीं है। तुला वाले छोड़ देते हैं, पर ये एक ऐसा समय है जब आप माफ कर नहीं पाएंगे। कारण शनि मीन में, एक युग का अंत, एक रिलेशनशिप का अंत, एक ऐसे चक्रव्यूह का अंत जिसमें आप पता नहीं कितने सालों से फंसे हुए थे। और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आसान रास्ता तो नहीं होगा, मैं झूठ बोल दूं वो मैं नहीं करूंगी, स्ट्रगल तो होगा, लेकिन आप विजयी होकर बाहर निकलेंगे, ये अच्छी बात है। बात करें नवम भाव की, तो यहां पर बृहस्पति रहेंगे 1 जून तक मिथुन राशि में और 18 जून तक ये पुनर्वसु में रहेंगे। राहु की यहां पंचम दृष्टि है। बृहस्पति भाग्य भाव में, नवम भाव में कारक है। पहले 2, 5, 9 और 11 इन 4 घरों में बृहस्पति कारक होते हैं। जब भाग्य भाव में रहेंगे और वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में, मेरे पिता ही मेरे गुरु थे, उन्हीं से मैंने ज्योतिष सीखा। वो कहते थे कि एक घर अगर किसी एक होने वाली घटना की तरफ इशारा कर रहा है तो ध्यान से देखो, बाकी भी वही इशारा कर रहे होंगे, ये भी वही दिखाता है। आपका भाग्य आपके जीवन में एक री एस्टेब्लिशमेंट करेगा, एक पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंकेगा, किसी नए सिस्टम को पुनर्स्थापित करेगा। पुनर्स्थापना तब होती है जब पहले स्ट्रक्चर को उखाड़ करके फेंका जाता है, तब किसी चीज की पुनर्स्थापना। So it can be about your marriage life, it can be about your family, it can be about your job, it can be about workplace, it can be about ethics, it can be about finances, it can be about anything, anything, anything. भाग्य जबरदस्त साथ देगा इस पुनर्स्थापना में। एक ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में जिसको आप हिम्मत नहीं कर रहे थे उखाड़ करके फेंकने की, उसको
एक उखाड़ करके फेंकेगा। और राहु की पंचम दृष्टि हीलिंग, जब शरीर से कैंसर को निकाल के फेंका जाता है तो उसके बाद हीलिंग की जरूरत होती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ा ऐसा रोग जो कि आपके शरीर में था या मन में था या आपके सिस्टम में था या आपके फैमिली में था, कहीं भी था, उसको निकाल करके फेंका जाएगा और उसके बाद हीलिंग जबरदस्त होगी। यू विल हैव अ हैप्पी गो लकी लाइफ आफ्टर दैट। पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी 180 डिग्री, पूरी जिंदगी। एक नया जीवन स्टार्ट करने वाले हैं आप 2026 के बाद। एक युग का अंत करके नई युग की शुरुआत करने वाले हैं आप। बृहस्पति 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क में होंगे, यहाँ उच्च के होंगे और अस्त होंगे। 9 अगस्त से उदय हो जाएंगे दशम भाव में बृहस्पति, केंद्र में बृहस्पति, वो भी उच्च के। ओ माय गॉड, इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। बहुत बड़ा कुछ आप कर्म स्थान पर करेंगे। शुरू में अस्त रहेंगे बृहस्पति, लेकिन 9 अगस्त से उदय हो जाएंगे और यहां रहते हुए ऐसा कहा है पाराशर ऋषि ने कि केंद्र का बृहस्पति कुंडली के 100 दोषों का निवारण करता है। एक ओवरऑल अपलिफ्टमेंट, ओवरऑल हैप्पीनेस, ओवरऑल प्रोग्रेस, क्योंकि दशम भाव आसमान भाव है, आसमान स्थान है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है और सबसे ज्यादा पोर्टफोलियोज बृहस्पति के पास है। धन, संपदा, आध्यात्मिकता, जीवन का पूर्ण उत्थान, हमारा अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफ। स्त्रियों के केस में पति, संतान, इतने सारे पोर्टफोलियोज बृहस्पति के पास है। जब दशम भाव में उच्च का होगा, ओ माय गॉड, क्या कहूं। जैसा कि मैंने कहा ना कि पुनर्जीवन, आपको लगेगा ओ चलो फाइनली अब हम जिंदा हैं इतने समय के बाद, अब हम जी सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सी, कंटेंटमेंट इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर इनर हैप्पीनेस। मन अगर खुश है तो आप सूखी रोटी में भी खुश हैं, और मन अगर दुखी है तो सोने की थाली में 56 भोग भी आपको सुख नहीं देते हैं। तो ये वो समय होगा जब आप कम में भी खुश रहना सीखेंगे। हालांकि कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे और 11वें भाव में रहेंगे। 11वें भाव में फिर से कारक हैं बृहस्पति। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति है। जब वक्री होंगे तो समझाएंगे कि लाभ और इच्छा पूर्ति में कमियां क्यों थी, क्या कारण थे, कहां कहां गलतियां की थी, वो सुधारो। धन का जबरदस्त लाभ देंगे और कुछ ऐसी इच्छाएं आपके संतान से रिलेटेड, पति से रिलेटेड, या आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड, या पत्नी से रिलेटेड, या आपके गेन से रिलेटेड, या कुछ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर से रिलेटेड जबरदस्त इच्छा पूर्ति करेंगे। केतु को सेपरेशन के लिए माना जाता है, केतु विच्छेद है, केतु अलगाव है, केतु विरह है, केतु विरक्ति है, केतु मोक्ष है। उसके बावजूद केतु जिन नक्षत्रों में है उनको देखिए। शुरू में केतु पूर्व फाल्गुनी में है। पूर्व फाल्गुनी के जो स्वामी है प्लैनेट वो शुक्र है। धन, संपदा, वैभव, वसीयत, और इसके जो देवता हैं वो भाग्य, भाग्य जबरदस्त साथ देगा। इतना जबरदस्त भाग्य साथ देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके जो सिंबल है वो है गणपति का जो चूहा है। गणपति शुभता है, जीवन में शुभता आएगी। गणपति बुद्धि है, सद्बुद्धि आएगी। गणपति रिद्धि और सिद्धि के पति हैं। घर में रिद्धि और सिद्धि आएगी। तो जब केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद जब केतु मघा में चले जाएंगे 29 मार्च से 28 मार्च तक ये पूर्व फाल्गुनी में रहेंगे, और 29 मार्च से 4 दिसंबर तक केतु मघा नक्षत्र में होंगे। ये एक बहुत अच्छा नक्षत्र है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो, लाइक केतु मोक्ष के कारक है। मोक्ष का अर्थ है शरीर से आत्मा का विच्छेद। यहां उल्टा होता है क्योंकि पितृ इसके देवता हैं, तो आत्मा का शरीर में प्रवेश, इसके पितरों की ब्लेसिंग्स होगी। और क्योंकि केतु ओनर हैं मघा के, तो इतना कुछ पारिवारिक जीवन में दे करके जाएंगे पितरों के आशीर्वाद से। बहुत सारा नया जीवन परिवार में, किसी नए
संतान का आगमन, किसी नए पर्सन का आगमन किसी भी रूप में। और क्योंकि बृहस्पति के साथ हैं तो साथ-साथ आध्यात्मिकता भी देंगे। आप बहुत आध्यात्मिक हो जाएँगे, मोक्ष की कामना, मोक्ष की इच्छा करेंगे। प्रथम भाव पर राहु की नवम और बृहस्पति की प्रथम दृष्टि रहेगी। सॉरी, राहु की नवम और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी 1 जून तक। तो प्रथम भाव में सडन इंसिडेंट्स, आपके जीवन में सडन इंसिडेंट्स जो कि शुभ होंगे, क्योंकि राहु भी अच्छे नक्षत्रों में और बृहस्पति पुनर्वसु में है। तो कुल मिलाकर के ये जो आगे आने वाला समय है, ये आपके लिए शुभता से भरा हुआ है। बहुत बड़ा चेंज, जैसे कि मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन, तो थोड़ा स्ट्रगल तो है, क्योंकि किसी भी पुराने सिस्टम को छोड़ने में, तोड़ने में दर्द तो होता है, लेकिन जब तक पुराना टूटेगा नहीं तब तक नया बनेगा कैसे? किसी प्लॉट पर अगर नया घर बनाना है तो पुराना डिमोलिश तो करना पड़ेगा ना। सो दिस इज द हाउस ऑफ, और दिस इज द टाइम ऑफ डिमोलिशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू वंस। लेकिन एक बात अच्छी है कि जो नया बनेगा ना, वो आपको सुख और शांति दे करके जाएगा। जीवन में जो कष्ट थे, जो कंप्लेंट्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो शिकायतें थी, जो आप मर मर के जी रहे थे ना, नो मोर ऑफ दैट। अब वो नहीं, अब आप जिंदगी को खुलकर जिएंगे। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस वर्ष के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। पूरे साल दुर्गा पूजा कीजिए, घर में कपूर रखिए, केले के पेड़ को जल दीजिए और हनुमान चालीसा कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इट्स मोर देन अनफ। बहुत 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 कल्याण होगा आपका। ये वर्ष एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आने वाला है। उस चेंज के लिए खुद को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से तैयार कीजिए। चेंजेस आसान तो कभी नहीं होते हैं, आसान ये भी नहीं होगा, लेकिन इतना सुख, इतनी शांति और इतना कंटेंटमेंट आपको दे जाएगा कि आप 2026 को कभी भूल नहीं पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, मैं कोई भी वीडियो बहुत माइक्रो रिसर्च करने के बाद बनाती हूँ, बहुत पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शंस कर देती हूँ, और जहां कुछ बुरा है उसको बुरे को बुरा, कड़वे को कड़वा बोलती हूँ। कभी कभी आहत भी होते होंगे आप मेरी वीडियो से, तो आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, आप पर एप्लीकेबल है, नहीं है, या जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डेढ़ महीना तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो आपको पता भी लग रहा होगा कि जो चीजें मैं बता रही हूँ वो किस हद तक आपकी लाइफ में चल रही है या एप्लीकेबल है। कमेंट जरूर 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 कीजिए, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने के लिए कई सारे दिन स्टडी में लगते हैं, उसके बाद वीडियो मेकिंग, पोस्टिंग एंड ऑल, बहुत समय लगता है। आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा एक कमेंट लिखने में। आपके कमेंट्स मेरे लिए रिसर्च का काम करते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक विशाल 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 समुद्र है। इसे जानने के लिए तो कई जन्म भी काफी नहीं है, एक जन्म तो बहुत कम है। हम सब रिसर्च करते हैं, आपके कमेंट्स मेरे लिए रिसर्च का काम करते हैं। मुझे पता लगेगा कि जो फॉर्मूलाज मैंने अप्लाई किए, जो कैलकुलेशंस मैंने की, वो वास्तव में जिन लोगों के लिए की हैं उन पर कितनी खरी उतरी हैं। मुझे आगे आने वाले वीडियोस बनाने में इससे मदद मिलेगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।